स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज में ऑनलाइन कक्षाएं फिर शुरू हो गई हैं और स्टैंडर्ड में ही नहीं बल्कि लगभग सभी स्कूलों में शुरू की गई हैं, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से विद्यालय जो है वो बंद कर दिया गया है। सरकार ने बीमारी को ध्यान में रखते हुए संक्रमण को तेज़ी से बढ़ने की वजह से इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा ऑफलाइन कक्षाओं को या विद्यालय को बंद करने का निर्णय लिया गया। इसलिए जो है विद्यालयों के द्वारा या सरकार के द्वारा ऐसे निर्देश जो है दिए गए कि ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएं। उसी क्रम में मैं मोहम्मद असलम स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज की तरफ से जो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान एक बार हमने पूरी तरीके से पढ़ा दिया गया है, पूरे सभी लेसन को हमने पढ़ा दिया है और यहाँ तक कि मैं जो है बेसिकली मजबूती देने के लिए बच्चों के बेस को मजबूत करने के लिए 6, 7, 8 की बेसिक बातों को भी मैंने पढ़ाना शुरू किया था और पढ़ाया भी था। अब लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं में मैं फिर से कक्षा 9 को पढ़ाने चल रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। हालांकि 2 बार पढ़ा चुका हूँ और फिर से मैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के पार्ट फर्स्ट प्रथम खंड या प्रथम पार्ट में, जिसमें इतिहास और नागरिक शास्त्र का पार्ट है, उसे मैं पढ़ाता हूँ और उसको मैं फिर से जो है पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। और क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, मैं कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों इससे ध्यान रखना कि जब तक तुम अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को और अपने अधिकार को पाने का प्रयास नहीं करोगे, उसके लिए तुम्हारे अंदर जागरूकता नहीं पैदा होगी, जब तक तुम्हारे अंदर सजगता नहीं आएगी, विद्यालय की तरफ से चाहे जो काम कर दिया जाए, अपनी ड्यूटी को पूरा कर दिया जाए विद्यालय की तरफ से या टीचरों की तरफ से और सरकारों की तरफ से अपने अपने काम को किया जाए, लेकिन काम जब तक जो काम का असली हकदार है वह सजगता, जागरूकता, चैतन्यता उसके अंदर नहीं पैदा होती है तो काम का असली रिजल्ट नहीं मिलता है। और यही वजह है कि आज शिक्षा का सही रिजल्ट, जो शिक्षा का वास्तव में परिणाम होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, वो नहीं प्राप्त हो रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा दोष और सबसे बड़ी कमी बच्चों की, और यदि बच्चा भी नासमझ है, समझदार नहीं है, उसके अंदर जागरूकता नहीं है, उसके अंदर चैतन्यता नहीं है, तो ये ड्यूटी, ये कर्तव्य उनके गार्जियन का है, उनके अभिभावक का है। अभिभावक के रूप में चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, माँ, जो भी हो, अभिभावक के रूप में उनकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सजग बनाएं, उनके अंदर जागरूकता पैदा करें, चैतन्यता पैदा करें। यदि वे नहीं सजग हैं, नहीं चैतन्य हैं, नहीं जागरूक हैं, तो हम तो जागरूक हैं, उनके गार्जियन तो जागरूक हैं, अभिभावक जागरूक हैं। और यदि वो भी नहीं जागरूक हैं तो फिर काम का रिजल्ट सही नहीं आएगा, उसका जो है रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। और यही कारण है कि रिजल्ट दिन पर दिन जो है शिक्षा का रिजल्ट, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। बच्चा भी गैर जिम्मेदार और उसके गार्जियन अभिभावक भी गैर जिम्मेदारी के रूप में काम करते हैं। भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, चाहे बच्चा अपने से समझदार हो गया है, जिम्मेदारी ले रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं बड़े होने के बाद भी उनके अंदर जिम्मेदारी, सजगता और चैतन्यता नहीं आती है, नहीं आ पाई है, तो वो उनके गार्जियन का काम है। भी उनके अंदर सजगता, विद्यालय में पढ़ा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, काम दे दिया जाएगा,
लेकिन बच्चा जब कोई काम करने के लिए पूरा ही नहीं करता है, तैयारी ही नहीं करता है, ढंग से क्लास नहीं अटेंड करता है, कक्षाओं में नहीं आता है, काम को नहीं पूरा करता है, तो ये उसके घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि इन सारे कामों की देख रेख करें। क्यों नहीं पूरा करता, क्या बाधाएं हैं, क्या रुकावटें हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करें, उसका पूरा सहयोग करें। बच्चे का सहयोग घर वाले करें, स्कूल वाले तो करते ही हैं, जो स्कूल की ड्यूटी है वो तो लगभग करता है, लेकिन जब बच्चे कि इस घर से सहयोग मिलेगा, घर से उसको मदद मिलेगी, घर से उसके काम में सहायता मिलेगी, उसकी बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, तो बच्चा तेजी से अपने पथ पर आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में मैं जो सामाजिक विज्ञान का पहला लेसन है, इतिहास वाले खंड का, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, जैसा कि हमने बताया है, समझाया है कि क्रांतियां जो भी हुई हैं, दुनिया की कोई भी क्रांति रही हो, क्रांति का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो परिवर्तन से लगाया जाता है। हमने ये भी बताया कि सभी एक एक शब्द के अर्थ को अच्छे ढंग से समझना है, और जब तक हम एक एक शब्द जो है के अर्थों को नहीं जानेंगे, एक वाक्य में कितने शब्द हैं, सभी शब्दों का अर्थ हमें अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। यदि उस वाक्य के सभी शब्दों के अर्थ को हम नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो बात हमारे समझ में नहीं आएगी। टीचर कितना भी पढ़ा दे, कितना भी समझा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं, और नहीं समझ पा रहे हैं, समझने का प्रयास करें टीचर के माध्यम से। जितनी बार ना समझ पाए उतनी बार पूछें। मैं तो बार बार कहता हूँ, जितनी बार नहीं समझ में आता उतनी बार पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। और किसी शब्द के कई तरीके के अर्थ होते हैं, सभी तरीके का अर्थ आना चाहिए। शब्द का व्यापक अर्थ है, संकुचित अर्थ है, भावात्मक अर्थ है और शाब्दिक अर्थ है। मोटे तौर पर मुख्य रूप से ये चार अर्थ होते हैं, और होते तो और बहुत सारे हैं, लेकिन ये चार जरूरी हैं। चार को हमें समझना होगा कि इस शब्द का व्यापक अर्थ क्या होता है, संकुचित अर्थ क्या होता है, और भावात्मक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। और जब इन बातों को हम समझेंगे तभी पढ़ाई हमारी बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाएगी। तब फिर मैं उस वाक्य पर या उस टॉपिक पर बेहतर ढंग से लिख सकता हूँ, बेहतर ढंग से उसे पढ़ सकता हूँ, बेहतर ढंग से उस पर तैयारी कर सकता हूँ। तो क्रांति, जैसा कि मैंने बताया क्रांति, तो वही उसी क्रम में मैं एक एक शब्द के अर्थ को फिर बताता हूँ और हर प्रकार के अर्थ को बताता हूँ, क्योंकि कक्षाओं में भी बताता रहता हूँ कि क्रांति, क्रांति का जो शाब्दिक, क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन उसका शाब्दिक अर्थ है, और भावात्मक अर्थ में ये होता है कि जब क्रांति होती है तो किस उस क्षेत्र में, उसके सभी क्षेत्रों में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। और व्यापक अर्थों में तो राजनैतिक परिवर्तन से ही मुराद लगाया जाता है। क्रांतियों का नहीं, व्यापक नहीं, संकुचित, क्रांतियों का संकुचित अर्थ तो देखा जाता है राजनीतिक क्रांतियों से जुड़ी हुई क्रांतियां, तो इसीलिए ज्यादातर सब राजनीतिक क्रांतियों से ही रिलेटेड टॉपिक हैं। और चूंकि राजनीतिक क्रांतियां, क्रांति का सबसे बड़ा जो है भाग होता है, क्योंकि जब राजनीतिक क्रांतियों के माध्यम से राजा और शासन प्रशासन में परिवर्तन होता है, राजा और शासन प्रशासन में जब बदलाव हो जाता है, तो फिर और सभी क्षेत्रों में, जीवन के और सभी क्षेत्रों में बदलाव हो जाता है। तो इसलिए माना जाता है कि राजनीतिक क्रांति हो गई, संपन्न हो गई और सफल हो गई, तो अब जीवन का सभी क्षेत्र, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में बदलाव हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब क्रांति, प्रश्न उठता है कि क्रांति होती क्यों है, तो हमने ये भी बताया है, कॉमन बात बताई है कि कॉमन चीजें मैं बताता रहता हूं इसलिए कि उस चीज को यदि हम अच्छे ढंग से समझ गए तो वो फार्मूला सभी चीजों पर लागू होता है। एक तरीके का एक फार्मूला है, एक सूत्र की तरह काम करता है कि क्रांतियां हमेशा, चाहे वो आदिकालीन क्रांतियां रही हों, आधुनिक कालीन क्रांतियां रही हों, मध्यकालीन क्रांतियां रही हों, या आने वाले समय में जो क्रांतियां होंगी,
उन सभी के पीछे एक सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा कारण होता है जन असंतोष। और जन असंतोष मतलब लोगों की नाराजगी। लोग किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी कारण से असंतुष्ट रहते हैं, नाराज रहते हैं, तो उस व्यवस्था को लोग बदलना चाहते हैं। तो यदि क्रांति सफल हो गई तो फिर पूरी वो व्यवस्था बदल जाती है। और यह जो है लोगों के नाराजगी का, लोगों के असंतोष का अलग अलग कारण हो सकता है, अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन एक कारण है जन असंतोष। लोग किसी न किसी कारण से नाराज हैं, कहीं किसी कारण से, कहीं किसी कारण से, कहीं दूसरे कारण से, ये तो हो सकता है। लेकिन एक मोटा जो है फार्मूले के तौर पर ये है, सूत्र के तौर पर है कि जन असंतोष ही क्रांतियों का कारण होता है। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई वहां पर जन असंतोष था। अब वहां के जन असंतोष जो है दूसरी क्रांतियों से कुछ अलग हो सकता है, वहां के लोगों की नाराजगी दूसरे देशों या विश्व के अन्य क्रांतियों से कुछ अलग हो सकती है, लेकिन ये कुल मिलाकर जन असंतोष ही था। तो फ्रांस की क्रांति का कारण और परिणाम मैं पढ़ाऊंगा, जो है बताऊंगा अगले लेक्चर में, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है बच्चों। अब आगे मैं फ्रांस की क्रांति का कारण और परिणाम पढ़ाऊंगा।